हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और आज हम कर रहे हैं होम साइंस का 4th चैप्टर भोजन पकाने की विधियां। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भोजन को पकाना क्यों ज़रूरी है और किन किन विधियों से हम भोजन को पका सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम नष्ट होने से कैसे रोक सकते हैं और भोजन के पोषक तत्वों में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भोजन पकाते समय पोषक तत्व किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। पकाने की प्रक्रिया में भोजन अपने पोषक तत्वों को खो देते हैं। हमने पढ़ा था हम भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां प्रयोग में कर रहे हैं जिससे पोषक तत्वों में वृद्धि की जा सके, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि पकाने की प्रक्रिया में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ भोजन है वो अपने पोषक तत्वों को खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ लापरवाही कर देते हैं। तो जान लेते हैं हम ऐसी क्या सावधानियां कर लेते हैं जिससे भोजन अपने पोषक तत्वों को खो देता है। इन पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए, यानी जिन पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं भोजन पकाने और उनके भंडारण की सही विधियों का प्रयोग करके। यानी जब हम भोजन पका रहे हैं या उस भोजन को स्टोर कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं, तो किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की, कि विटामिन ए जो हमारे भोजन में होता है वो किस प्रकार नष्ट हो जाता है और हम उसको नष्ट होने से कैसे रोक सकते हैं। विटामिन ए जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, बच्चों होता क्या है, भोजन पकाते समय अगर विटामिन ए वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान है उसके संपर्क में आ गया तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी और विटामिन ए ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कैसे नष्ट हुआ, वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान है उसके संपर्क में आकर। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी भोजन पकाएंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको ढक कर पकाएं ताकि विटामिन ए वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आए ही नहीं और ऑक्सीकृत होकर नष्ट ही नहीं हो। उच्च तापमान पर यानी हाई टेम्परेचर पर हमने जब खुले बर्तन में भोजन पकाया और लंबे समय के लिए विटामिन ए किसके संपर्क में आ गया, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो अब क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और विटामिन ए या तो नष्ट हो जाएगा या उसकी मात्रा कम हो जाएगी। हमने पहले बात की थी विटामिन ए किसमें घुलनशील विटामिन है, वसा में। दो तरह की विटामिन की हमने बात की थी, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। जब पालक या मेथी को अत्यधिक तेल में तला जाता है तो ये विटामिन क्या होता है, वसा में विलयित हो जाता है यानी वसा में घुल जाता है। और तलते समय अगर तेल का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, 300 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है, विटामिन ए नष्ट होना शुरू हो जाता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता है, हमने बात की थी हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। और बच्चों बताइए, मैंने आपको बताया था विटामिन ए किसके लिए सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल सही, हमारी आंखों के लिए। तो जब हम इन सब्जियों को बनाते हैं तो हम तेल में बनाते हैं और अक्सर हम घर में अत्यधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, उच्च तापमान पर उस सब्जी को बना रहे हैं, अब विटामिन ए वसा में वैसे ही घुलनशील है, तो क्या होगा, जब तापमान उच्च होगा, हमने भोजन को ढका भी नहीं है, तापमान भी उच्च है, तो क्या होगा, विटामिन ए नष्ट होना शुरू हो जाएगा। गाजर आलू की सब्जी बनाते समय उसे ढककर पकाना चाहिए ताकि उसमें विटामिन ए नष्ट नहीं हो जाए। गाजर की सब्जी हम बनाते हैं, गाजर में भी प्रचुरता से विटामिन ए पाया जाता है। तो अब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, तापमान बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए और हमें विटामिन ए युक्त जो भोजन है उसको ढककर पकाना है ताकि वो वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, ऑक्सीकृत नहीं हो और नष्ट नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 विटामिनों का समूह है जो कि जल में घुलनशील है। विटामिन ए की हमने बात की, किसमें घुलनशील था, वसा में। और विटामिन ए जो बी कॉम्प्लेक्स है वो किसमें घुलनशील है, जल में। तो इसमें कौन कौन से 8 पाए जाते हैं, B1, B2, B3। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, B4 लिखना है इसमें, नहीं, B5, B6, B7 और कौन सा लिखना है, B9 और B12। ये 8 विटामिन हैं
जो कि पाए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। सामान्यतः भोजन में ये विटामिन एक साथ पाए जाते हैं और इनके कुछ गुण समान होते हैं। अब देख लेते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार नष्ट होता है। जब इन भोजनों को धोया, भिगोया या पानी में पकाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किसमें घुलनशील है? जल में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त भोजन को जब हम क्या करते हैं, पानी में धोते हैं, भिगोते हैं और उस पानी को उसके बाद फेंक देते हैं, तो विटामिन बी क्या होता है? पानी में घुल गया और वो पानी हमने क्या किया? उस पानी को तो हमने फेंक दिया। तो यानी भोजन में जितना भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था, उसे तो हमने अपने आप ही फेंक दिया, तो वो नष्ट होने की जरूरत ही नहीं है। हमने अपनी मर्जी से उसको नष्ट किया है, तो हमें उस पानी को फेंकना नहीं है ताकि विटामिन बी नष्ट ना हो। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त जो भोजन है, उसको धोते वक्त, भिगोते वक्त या उसको पानी में पकाते वक्त ध्यान रखना है कि उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। उस पानी को हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आटा गूंथने में या हम सूप बनाने में या फिर हम किसी सब्जी को बनाने में उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आहार में चावल, दालें और कुछ सब्जियां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य स्रोत हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें प्रचुरता से पाया जाता है? चावल में, बहुत सारी दालों में और बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है। इसलिए इनको धोते, भिगोते और पकाते समय हम विशेष ध्यान रखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक कारण ये भी है कि हम भोजन पकाते समय उसमें कुकिंग सोडा यानी कि खाने वाली सोडा का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल तो बहुत ज़रा सी मात्रा में करते हैं, लेकिन उस ज़रा सी मात्रा का भी क्या असर होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे या हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम अपने भोजन को पकाते समय उसमें कुकिंग सोडा का यानी खाने वाली सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि हमारे भोजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट ना हो। दूध जो है वो राइबोफ्लेविन, जैसे कि विटामिन बी2 भी कहते हैं, उसका अच्छा स्रोत है। दूध में मैंने आपको बताया था लगभग सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो बी2 का सबसे अच्छा स्रोत होता है जो दूध। लेकिन होता क्या है, दूध को जब हम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें। तो दूध जब इन किरणों के संपर्क में होता है, तो ये जो बी2 विटामिन होता है ये नष्ट हो जाता है। तो हमें अगर अपने भोजन में विटामिन बी को संरक्षित रखना है, तो दूध को कभी भी हमें धूप में काफ़ी देर तक नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर दूध सूर्य के प्रकाश में आएगा, उसके सीधे संपर्क में आएगा, तो उसमें जो विटामिन बी है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश से संपर्क से उसको बचाना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पोषक तत्व की, जो कि है विटामिन सी। प्रचुर मात्रा में कौन से फलों में पाया जाता है? खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये भी किसमें घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है और ताप और ऑक्सीकरण के कारण यह आसानी से नष्ट हो जाता है। जैसे विटामिन ए में हुआ था, अगर हमने उच्च तापमान का प्रयोग किया या हम इसे खुले बर्तन में पकाते हैं, तो वायु में जो विद्यमान ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और ये जो विटामिन सी है ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्या सावधानी रखनी है? जब भी हम विटामिन सी युक्त भोजन को पका रहे हैं, तो हमें पकाने से बहुत पहले उसको काटकर नहीं छोड़ देना है या खाने से पूर्व हमें उसको काटकर नहीं छोड़ देना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो खानी तो 1-2 घंटे बाद है और हम उसको पहले से ही काट कर छोड़ देते हैं कि बाद में उसको जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। जिस फ्रूट को हमें जिस वक्त खाना है उसी वक्त उसको काटना है, या विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को जब हमें पकाना है उसी वक्त उसको काटना है। बहुत लंबे समय पूर्व हमें उसको काटकर नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि जब वो वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है फलों को, सब्जियों को तभी काटें जब आपको उनको प्रयोग में करना हो। बहुत लंबे समय पूर्व उनको काटकर यूं ही वायु के संपर्क में नहीं छोड़ना है। और काटने के पश्चात फलों या सब्जियों को जब हम धोते हैं, तो कई बार हम उन्हें बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर आपकी मम्मी आपसे कहती है कि बड़े-बड़े टुकड़े ही काटो, छोटे-छोटे टुकड़े नहीं काटो। ऐसा क्यों कहती है?
ताकि उसमें विटामिन का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। विटामिन सी से भरपूर भोजन को अगर हम लंबे समय तक पकाते हैं या उसमें सोडा डालकर पकाते हैं, कुकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा, तो भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और बच्चों, ये तब भी नष्ट हो जाता है जब उस पानी को हम फेंक देते हैं जिसमें हम उस भोजन को पका रहे हैं। तो विटामिन सी युक्त भोजन जब हम पका रहे हैं उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, उसको हम या तो उसी में इस्तेमाल कर लें जिसमें हम पका रहे हैं या अन्य किसी भोज्य पदार्थ को बनाने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। जब हमने भोज्य समूह किए थे तब मैंने आपको बताया था प्रोटीन क्या करता है। हमारे शरीर में जितनी भी टूट-फूट होती है, जितनी भी मांसपेशियां होती हैं, ऊतक होते हैं, उनके निर्माण का, उनके रिपेयरिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और प्रोटीन प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? अंडा, मछली, मांस इत्यादि में पाया जाता है। अब पकाने से क्या होता है? भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो नरम हो जाता है। जब भी हम इन वस्तुओं को पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो नरम हो जाता है और भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी को चूस लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। और जब हम उस प्रोटीन युक्त भोजन को दोबारा से गर्म करते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या हुआ? उसमें जम गया। अब जब हमने उस भोजन को पुनः गर्म किया तो क्या होता है? वो अपनी नमी को खो देता है और शुष्क और रबड़ जैसा हो जाता है और उसे पचाना भी कठिन हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हमें भोजन को बार-बार गर्म करने से बचना चाहिए। या तो भोजन को उसी वक्त खा लेना चाहिए या ठंडा खा लेना चाहिए, लेकिन बार-बार गर्म नहीं करना चाहिए। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है जिससे ये शुष्क और रबड़ जैसा नहीं हो और हमारा पाचन तंत्र भी खराब नहीं हो? क्योंकि जब ये अपनी नमी खो देगा, रबड़ जैसा हो जाएगा, तो हमारे लिए पचाना भी कठिन हो जाएगा। तो क्या होगा? पाचन संबंधी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। प्रोटीन को सुदृढ़ और ठोस बनाए रखने के लिए हम उसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, टमाटर मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, इमली का रस। इस तरह के अम्लीय तत्व जब हम उसमें मिलाते हैं तो इन भोज्य पदार्थों का जो प्रोटीन होता है वो सुदृढ़ और ठोस बना रहता है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हमें मिलानी है, हमें ध्यान रखना है इन तत्वों को अंतिम चरण में मिलाया जाना चाहिए। भोजन पकाने के शुरुआत में इन तत्वों को हमें नहीं मिलाना है। जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे कि दूध, मैंने आपको बताया था दूध में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन दूध को जब हम चीनी के साथ लंबे समय तक पकाते हैं, दूध को हम चीनी के साथ लंबे समय तक कब पकाते हैं? जब हमें खीर बनानी हो या रबड़ी बनानी हो। आपने अक्सर घर में देखा होगा या इस प्रयोग को किया भी होगा, हम बहुत देर तक दूध में चीनी मिलाकर उसको पकाते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है जितनी देर हम उसको पकाएंगे, जितनी गाढ़ी खीर बनेगी, जितनी देर तक हम उसको चलाते रहेंगे, उतना ही वो स्वादिष्ट बनेगा और पौष्टिक बनेगा। जबकि ऐसा नहीं होता। क्या होता है? चीनी और प्रोटीन आपस में जब प्रतिक्रिया करते हैं तो ब्राउन रंग के यौगिक का सृजन करते हैं। आपने देखा होगा खीर का रंग है वो बदल जाता है। दूध का रंग पहले सफेद होता है, चीनी के साथ हम जब उसको बनाते रहते हैं चावल डालकर या कोई भी अन्य पदार्थ डालकर, तो क्या होता है? उसका कलर ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिक्रिया के बाद प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए हमें बहुत लंबे समय तक इसको पकाने से बचना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं हम तेल या वसा की। तेल या घी का प्रयोग हम भोजन में क्यों करते हैं? किसी भी भोजन को तलने के लिए। हमने हमारी वीडियो में बात की थी, 2 तरह से हम प्रयोग करते हैं, अधिक तेल का प्रयोग करके और कम तेल का प्रयोग करके। पकाने की प्रक्रिया के दौरान तेल को लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म किया जाता है। जी हाँ, अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। तलने के लिए तेल का पुनः प्रयोग करना एक सामान्य प्रक्रिया है। हर घर में ऐसा किया जाता है। हमने पकौड़े तले, अब पकौड़े तलने के बाद बहुत सारा तेल बच गया, हम उस तेल को फेंकते नहीं, हम क्या करते हैं? अगली बार जब हमें पकौड़े तलने हैं या कोई भी चीज़ तलनी है, हम उसका पुनः इस्तेमाल करते हैं। फिर भी वो खत्म नहीं हुआ, अब उसका पुनः इस्तेमाल करते हैं। तो बार-बार जब तेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बाहर का भोजन नहीं खाएँ, क्योंकि होता क्या है? बाहर का जो तला हुआ
हुआ भोजन होता है उसमें एक ही तेल को बार बार प्रयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बार बार ऐसा करने से इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो जाता है। पकाने के लिए बार बार समान तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम घर में सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो हमें उसे भी बार बार बदलते रहना चाहिए। कभी हमें मूंगफली का तेल इस्तेमाल करना चाहिए कुकिंग ऑयल के रूप में, कभी सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल, कोई भी तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम इस तेल को बार बार बदलते रहें। आप किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर सकते हैं, चाहे मूंगफली का है, वनस्पति है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगली बात हम कर रहे हैं मिनरल्स की, यानी कि खनिज की। सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज जो होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में आराम से घुल जाते हैं। अब जब भोज्य पदार्थों को हम पहले काटते हैं और फिर धो देते हैं, कई बार आपने देखा होगा हम भोज्य पदार्थों को काटने से पहले धोते हैं और कई बार हमने उसको काट दिया उसके बाद अच्छी तरह से धो दिया। तो काटने के बाद जब हम धोते हैं और उस पानी को भी फेंक देते हैं जिसमें उसको पका रहे हैं, तो क्या होता है, हम जिस पर्पज से भोजन कर रहे हैं वो होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जितने भी खनिज हैं वो तो नष्ट हो गए। पहले तो हमने उसको काटने के बाद धो लिया, उसके बाद जिस भोजन में हमने उसको पकाया उस पानी को भी फेंक दिया, तो अब उसमें खनिज तो बचा ही नहीं, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। इसलिए भोज्य पदार्थों को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए और उस अतिरिक्त पानी को फेंकना नहीं चाहिए जिसमें उसको पकाया जा रहा है। पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जी और फलों को काटने से पहले धोना है। ये तो हमने बात की कि हमें कौन-कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि वो नष्ट ना हो और किस तरह से हमारे जो पोषक तत्व होते हैं नष्ट होते हैं। अब हम बच्चों कुछ विधियों की बात करेंगे जिससे पोषक तत्वों का संरक्षण हो सके। क्या होता है ये पोषक तत्वों का संरक्षण? भोजन तैयार करने और पकाने की क्रिया के दौरान पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं पोषक तत्वों का संरक्षण। आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं कि पोषक तत्वों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए पकाने की विधियों के दौरान, इसी को हम क्या कहेंगे, पोषक तत्वों का संरक्षण। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी सामान्य पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग करके हम भोजन के पोषक तत्वों का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ पद्धतियों की तो हमने बात कर ली, एक बार संक्षेप में फिर से बात कर लेते हैं कि सब्जियों को हमें काटने से पहले धोना है ना? और आवश्यकता से अधिक उन्हें नहीं धोना है। बार-बार हम धोते ही जा रहे हैं, धोते ही जा रहे हैं, तो बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं जल में विलायक होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो पानी में घुलकर बह जाते हैं। सब्जियों के छिलके निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें मोटा-मोटा छिलका नहीं उतारना है। जितना हो सके यथासंभव हमें या तो छिलके समेत उनको इस्तेमाल में करना है या पतले से पतला छिलका उतारना है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे विटामिन और खनिज होते हैं छिलके के नीचे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, या तो मोटा छिलका उतारेंगे, नहीं, बिल्कुल पतला छिलका उतारेंगे या फिर छिलका उतारेंगे ही नहीं। सब्जियों को भोजन पकाने से ठीक पहले काटना है, यानी ऐसा नहीं है शाम को हमें भोजन पकाना है और सुबह ही काट के रख दिया कि शाम का काम कम हो गए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा और उसमें जो मौजूद पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और हमें छोटे-छोटे टुकड़े नहीं काटने, चाहे फ्रूट है चाहे सब्जियां हैं। कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हमें उनको बड़े-बड़े और मोटे-मोटे टुकड़ों में काटना है। और अगर सब्जियों को पानी में पकाना है तो इन्हें क्या करना चाहिए, पानी को पहले से ही उबाल लो और उबलते हुए पानी में उनको डालना चाहिए। और भोजन पकाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी इस्तेमाल करना है ताकि वो उसको अब्सॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। और अगर पानी बच गया तो हमें उसको फेंकना नहीं है। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे जिससे कि हम उस बचे हुए पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई भोज्य पदार्थ पका सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, सूप बना सकते हैं, तरी वाली कोई सब्जी बना सकते हैं, लेकिन उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। और खाने वाले सोडे का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कुकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, इसे हमें अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना सा ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना सा ही इस्तेमाल होता है लेकिन वो हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को
नष्ट कर देता है। तो केवल उसमें स्वाद रह जाता है, पोषक तत्व नहीं होते हैं। और इमली या नींबू के रस के प्रयोग से हम विटामिन के संरक्षण में सहायता मिलती है। मैंने आपको बताया था नॉनवेज जितने भी होते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन जितने भी होते हैं, उसमें अगर हम खट्टे पदार्थ डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं, इमली का रस डाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन इनका प्रयोग हमें क्या करना है, कुकिंग का जो प्रोसेस है, पकाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंतिम चरण में करना है, शुरुआत में नहीं करना है। और चावल को पकाते समय उतना ही पानी प्रयोग में करना है जो कि पकाने की प्रक्रिया के दौरान अवशोषित हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल को बहुत सारे पानी में अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, अब उस पानी को फेंक देते हैं। तो हमें इस तरह से चावलों को नहीं पकाना है और ऐसे बर्तन में भोजन पकाना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो, क्योंकि जब हम बिना ढक्कन के भोजन पकाते हैं तो वायु में जो ऑक्सीजन विद्यमान होती है उसके संपर्क में पोषक तत्व आने के बाद ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाते हैं। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना है क्योंकि इसमें अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए हमें उस विधि का प्रयोग करना है जिसमें भोजन तीव्रता से बने, यानी बहुत लंबे समय तक हमने भोजन को गैस पर चूल्हे पे पकाने के लिए नहीं छोड़ना है। देखिए, अब हम एक और बात कर लेते हैं भोजन संरक्षण की। जब हम विधियों की बात कर रहे हैं, प्रबलीकरण जिसे हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, क्या है ये? यह वह तकनीक है जिसके माध्यम से भोजन में विशेष पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। विशेष पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं वाहक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक में आयोडीन को शामिल करना। तो फिर हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से देखे गए अभाव विकारों से निपटा जा सकता है। यानी बहुत सारे हमारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो केवल और केवल पोषक तत्वों के अभाव से होती हैं। हमने हमारे पिछले चैप्टर्स में इनकी बात भी कर ली थी कि भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इन विकारों से बच सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयोडीन युक्त नमक। यही कारण है कि सरकार ने बिना आयोडीन के नमक को बैन कर दिया है, ताकि हमारे शरीर में किसी भी तरह से आयोडीन की कमी नहीं हो और आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला कोई भी विकार किसी भी देशवासी को ना हो। आयोडीन युक्त नमक का सबसे अच्छा चिन्ह जो है वो क्या है? मुस्कुराते हुए सूर्य का चिन्ह है। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप नमक के पैकेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें अगर आयोडीन है तो उस पे आपको मुस्कुराता हुआ सूर्य दिखाई देगा, जो किसका चिन्ह है? आयोडीन युक्त नमक का। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं जिससे हम पौष्टिक तत्वों में संवर्धन कर सकते हैं, यानी भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च के, बिना अतिरिक्त लागत के। कैसे कर सकते हैं? एक विशिष्ट पद्धति द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया, यानी हम कुछ पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे भोजन के पोषक तत्वों में सुधार हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण संवर्धन, यानी एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कैसे कर सकते हैं, हम जान लेते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि पौष्टिक तत्वों में हमें संवर्धन क्यों करना है। क्यों करना है? ताकि हमारी पोषण संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप भोजन उपलब्ध हो सके। देखिए, हमने बात की थी कि हर उम्र में पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग होती हैं। बीमारी के समय अलग होती है, हम जो कार्य करते हैं उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग हैं। तो शरीर की सारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध हो सके, इसलिए हम पोषक तत्वों के संवर्धन में अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। भोजन के उचित चयन और उसे तैयार करने का उचित अवसर प्रदान करता है, यानी हम आसानी से चूज कर सकते हैं आज क्या बनाना है और किस अवसर पर क्या बनाना है। संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। क्या होता है संतुलित आहार? जब हम भोज्य समूह, जिसका हमने पिरामिड भी किया था हमारे पिछले वीडियो में, उसमें से हर समूह में पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। हमारे भोजन में पोषक तत्वों की ना कमी है ना अधिकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। भोजन के स्वाद में और रंग रूप में सुधार लाता है। देखिए,
बिना स्वाद का स्वादहीन भोजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और विशेष रूप से जब भोजन देखने में बहुत अच्छा हो तो खाने का और भी मजा आ जाता है। तो इन विधियों का इस्तेमाल करके हम स्वाद भी बढ़ा देते हैं और भोजन का रंग रूप भी बदल देते हैं, और विविधता भी हमें मिल जाती है। यानी हमें एक एक प्रकार का खाना खा के बोर होने की जरूरत नहीं है। भोजन के पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियोजन में सहायक होता है। क्या होता है दैनिक आहार का नियोजन? डेली आपकी मम्मी या आपके पापा खाने में क्या बना रहे हैं, या आप अपने सदस्यों के लिए डेली क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं दैनिक आहार का नियोजन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी। तो पौष्टिक तत्वों को भी ध्यान में रख लिया और हमारी मील प्लानिंग भी हो गई। ये इन विधियों के माध्यम से संभव है। गरीबों को कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए क्या होते हैं ये कुपोषण संबंधी रोग? जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो पोषण संबंधी रोग हो जाते हैं, और विशेष रूप से गरीबों में। क्यों? क्योंकि वे लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। इसलिए बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए, बिना अतिरिक्त लागत के हम पोषण संबंधी जो रोग हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। उनको कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कैसे? अभी जो हम विधियों का वर्णन करेंगे उनका इस्तेमाल करके, और अच्छी भोजन की आदतें हम विकसित कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वे कौन-कौन सी विधियां हैं जिससे हम भोजन में पौष्टिक तत्वों में संवर्धन कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे है संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, सेकंड नंबर पे है किण्वन यानी कि खमीर उठाना जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और थर्ड नंबर पे है अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, होता क्या है, ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं है जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व हो। यानी ऐसा एक भोजन हमने खा लिया या एक भोज्य पदार्थ खा लिया जिसमें हमें सारे पौष्टिक तत्व मिल गए, ऐसा नहीं है। तो हमें अपने भोजन की योजना बनाते समय या हमें अपने भोजन में जो 5 फूड ग्रुप्स हैं उनमें प्रत्येक समूह में से भोज्य पदार्थ को सम्मिलित करना है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम रोटी को सब्जियों के साथ खाते हैं, चावल को दाल के साथ खाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। हम अपने नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार, पापड़ ये सब शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पोषक तत्व जो हैं वो सलाद में होंगे, जो सलाद में नहीं है वो दही में होंगे, जो दही में नहीं है वो चटनी में होंगे। तो इसलिए हम अलग अलग प्रकार का भोजन दैनिक रूप से अपने आहार में शामिल करते हैं। सभी पौष्टिक तत्वों का सेवन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम विभिन्न भोजन समूह में से भोज्य पदार्थों के संयोजन को अपने भोजन में शामिल करें। अब हमें क्या करना है? सारे के सारे पौष्टिक तत्वों को सेवन करना है। अब एक आसान सा तरीका हमने क्या किया है, हमारे जो 5 भोजन के समूह थे, आपको याद होगा हमने भोजन का एक पिरामिड बनाया था। अब हम क्या करेंगे, विभिन्न भोजन समूह में से भोजन पदार्थों के संयोजन को यानी हम मिश्रण को शामिल करेंगे। यानी यहाँ से हमने एक भोज्य पदार्थ लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। अब इन तीनों को मिलाकर या इन दोनों को या इन चारों को मिलाकर हमने एक रेसिपी तैयार कर ली। उससे क्या होगा, हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व हमने हर समूह से ले लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खिचड़ी। हम क्या करते हैं, चावल और दाल को मिलाकर एक रेसिपी तैयार करते हैं। अब हमने क्या किया, जो पोषक तत्व चावल में नहीं है वो दाल में है, जो दाल में नहीं है वो चावल में है। तो हमें दोनों प्रकार के पोषक तत्व मिल गए एक ही रेसिपी से। इसी प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। खिचड़ी जिसकी हमने अभी अभी बात की, ढोकला, मिस्सी रोटी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे भोज्य पदार्थों को हमने मिला लिया और बहुत सारे पोषक तत्व हमें प्राप्त हो गए जिनमें हम विभिन्न भोजन समूह के तत्वों को मिश्रित करते हैं। भोजनों का इस प्रकार से संयोजन पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब जब हमने खिचड़ी की बात की तो हम ऐसा क्यों करते हैं, अनाज में विशिष्ट प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उनकी कमी होती है। लेकिन ये अम्ल किस में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं। तो जब हमने चावल और दाल को मिलाया
तो हमें प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है, जितनी कि दूध में होती है। तो अब हमने क्या किया, प्रोटीन के लिए दाल और चावल को दोनों को मिला लिया, तो लगभग दूध जितना प्रोटीन हमें प्राप्त हो गया। किससे? खिचड़ी से। आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो अनाज जितने भी होते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको दालों के साथ, फलियों के साथ, तेली बीजों के साथ जैसे मूंगफली, तिल के बीज और दूध के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि हमें अपने आहार में प्रोटीन की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त हो सके। अक्सर ऐसा किया भी जाता है, दलिए को दूध के साथ मिलाकर परोसा जाता है। क्यों? ताकि पोषक तत्वों की वृद्धि हो सके। जब हम कई बार पालक बनाते हैं तो उसमें हम दाल को भी सम्मिलित कर लेते हैं, ताकि क्या हो, पोषक तत्वों की वृद्धि हो सके। इसी तरह से अलग अलग भोज्य समूह में से भोजन का चुनाव करके उनको मिलाकर जब एक रेसिपी या कोई भी डिश बनाई जाती है, तो हम भोजन में पौष्टिक तत्वों की वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, गाजर में विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। हमने बात की थी, हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं और गाजर है, इनमें क्या होते हैं, विटामिन और खनिज तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तो जब हम इन्हें अपने आहार में शामिल करते हैं तो भोजन के पौष्टिक तत्वों में व्यापक रूप से हम वृद्धि कर सकते हैं। अब इसका लाभ देख लेते हैं। भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना, लागत यानी कि हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, लेकिन भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूहों में से 2 भोजनों के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में हमने सुधार कर लिया। ये एक सामान्य तकनीक है जिसका प्रयोग प्रत्येक परिवार में हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं किण्वन की, यानी कि फर्मेंटेशन की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भटूरे। बच्चों, क्या आपने कभी भटूरे बनाए हैं या आपने अपने मम्मी या पापा को भटूरे बनाते हुए देखा है? वो किसका उदाहरण है? फर्मेंटेशन यानी किण्वन का। दही, ब्रेड, खमन, ढोकला, इडली, ये सब इसी के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा, दूध को हमने जमाया, वो किस में परिवर्तित हो गई? दही में। ब्रेड को हमने गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। इडली का आपने जो फूला हुआ रूप देखा, ढोकले का जो आपने स्पंजी और नरम और मुलायम रूप देखा, ब्रेड का, ये सब किसके कारण होता है? किण्वन के कारण। जब हम भटूरे बनाने के लिए मैदे को दही मिलाकर उसे गूंथ कर कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। मैदा क्या है? आटे का परिष्कृत रूप, यानी गेहूं का परिष्कृत रूप, यानी प्योरीफाई उसका रूप है। तो क्या करते हैं, हमें जब भी भटूरे बनाने होते हैं, हमने मैदे के साथ उसमें दही डाली, आटा गूंथ लिया और उसको काफी देर के लिए ढककर छोड़ दिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमने जो आटा गूंथा था वो फूल गया है, उसकी मात्रा ऑलमोस्ट लगभग डबल हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैदे के साथ हमने दही को मिलाया तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो तेजी से विकसित होने लगते हैं। घबराइए नहीं, ये हमारी पाचन प्रक्रिया के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं ना कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो पाचन प्रक्रिया के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन दही में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं, जिससे गूंथी हुई जो सामग्री होती है वो बढ़ने लगती है और लगभग दुगनी हो जाती है। अब किण्वन क्या करता है? भोजन की सुपाच्यता में सुधार करता है और सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं, भोजन में जो प्रोटीन उपस्थित होता है और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, विभाजित कर देते हैं, या जिसे हम कहते हैं खंडित कर देते हैं। इसी कारण से भोजन पचाने में आसान हो जाता है। किण्वित भोजन स्पंजी होता है और नरम होता है। आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है, इडली होती है, खमन, ढोकला, भटूरे, ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। इसलिए ये जो भोजन होता है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए उपयोगी होता है। नरम होता है, मुलायम होता है, तो उसे आसानी से खा सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं, थर्ड जो थी हमारी विधि भोजन के संरक्षण की, पौष्टिक तत्वों के संरक्षण की, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण। आपने देखा होगा
अक्सर मूंग या मोठ की जब हम चाट खाते हैं, उसमें सफ़ेद रंग के छोटे-छोटे धागे निकले हुए होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये छोटे-छोटे धागे जो होते हैं सफ़ेद रंग के, चने में, मूंग में, मोठ में, इसी को हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। जान लेते हैं गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों को भी हम अंकुरित कर सकते हैं। इन अनाजों को छाया में सुखाकर तवे पर हल्का-सा भुना जा सकता है और खाया जा सकता है। अब अंकुरण का फ़ायदा क्या होता है? एक तो हमने बहुत अधिक मात्रा में रेशा शामिल कर लिया, प्रोटीन की गुणवत्ता कर ली और क्या-क्या होता है? मटर, मूंग, काले चने जैसी दालें भी अंकुरित की जाती है। उसके बाद इन्हें हम भाप में पका सकते हैं। उसमें हमने नमक मिला दिया, मिर्ची मिला दी, नींबू मिला दी, है ना? चाट मसाला मिला दिया ताकि वो टेस्टी भी हो जाए और इतने सारे भोज्य पदार्थ हमने उसमें डाल लिए, प्याज़, टमाटर, हमने एक अच्छी-सी चाट तैयार कर ली। पौष्टिक तत्व भी बढ़ गए, हमें रेशा भी मिल गया, आसानी से पच भी जाएँगे और हमने अपने भोजन में विविधता भी ला ली। होता क्या है अंकुरण? प्रत्येक अनाज या दाल को अंकुरित करने में प्रयुक्त होने वाले समय और पानी की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि हर भोज्य पदार्थ का जो अंकुरण का समय है वो एक जैसा होता है, सबका अलग-अलग होता है। किसी भोज्य पदार्थ को हमने केवल 5 से 6 घंटे भिगो दिया, किसी को 8 घंटे, किसी को 10, किसी को 12 घंटे, सबका अलग-अलग समय होता है। लगभग 8 से 16 घंटे का जो समय होता है भिगोने का और अंकुरण में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। हम करते क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मूँग या मोठ को अंकुरित करना है, तो हमने उसे 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया। अब जब हमने उसको पानी में भिगोकर रख दिया, तो बाद में आप क्या देखते हो, थोड़ा-सा उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, थोड़े से वो अपेक्षाकृत नरम हो जाते हैं। अब हमने उसका पानी निकाल कर उसको मलमल की एक पोटली में बाँध देते हैं और उस पोटली को नम करते रहते हैं, तो आप देखेंगे उसमें छोटे-छोटे से सफ़ेद रंग के धागे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो धागे लंबे होते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन या अंकुरण। लाभ क्या-क्या होता है? यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है, यानी ऐसा भोजन अच्छे से पच जाता है क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन सुपाच्य हो जाता है। अब हमारा इसका सबसे अच्छा जो लाभ है वो क्या है? हमने भोजन की लागत को नहीं बढ़ाया, एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च किया, कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं आई, लेकिन पोषक तत्वों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। तो ये थी हमारी ऐसी प्रक्रियाएँ जिससे हमने भोजन के पोषक तत्वों में वृद्धि कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।